दुनिया की आधी आबादी मानी जाने वाली महिलाएं, जिन्हें हम आधी आबादी कहते हैं या जिस आधी आबादी में हम आते हैं, अगर हम उनके सम्मान को देखें, उनकी स्थिति को देखें, तो हम पाएंगे कि उनके लिए भी हमें जो संघर्ष करना पड़ रहा है, आए दिन जिन चीज़ों के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, हमें हकूक़ के लिए जिसके लिए लड़ना पड़ रहा है, तो हमें खड़े होकर के एक बार ये सोचना पड़ता है, क्या सच में हम आधी आबादी हैं? क्या सच में हम उस दोनों पहियों का एक हिस्सा हैं? हम वो एक पहिया हैं जिसके लिए लोग कहते हैं कि बिना दोनों पहियों के गाड़ी नहीं चलती। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर पोएट, राइटर, सोशल एक्टिविस्ट और खासकर फीमेल मुद्दों के लिए लिखने वाली, और इनकी कविताएं बहुत अच्छी हैं और इनके गीत बहुत अच्छे हैं और बहुत लंबे समय से कमला भसीन जी काम कर रही हैं। आज हम कमला भसीन जी से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में जो आधी आबादी का मुद्दा है वो ख़त्म हुआ है, क्या उसकी जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हुई हैं क्या। मैम, सबसे पहली बात तो ये कि जो नारीनामा आज शुरू हुआ, जिस वजह को ध्यान में रख करके शुरू हुआ, उस मुद्दे से जुड़ा मेरा सबसे बेसिक सवाल जो है वो ये है, क्या हम 2012 को देखें और आज हम 2016 में हैं, तो क्या हम एक बेहतर स्थिति में हैं? एक कानून बनने के बाद भी क्या है हम बेहतर स्थिति में? आज की अखबार आप देख लें, मैंने आज सुबह हिंदू पढ़ी है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि तब से लेके आज तक बलात्कारों की संख्या बढ़ी है। तो मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ कानून ले आने से चीज़ें नहीं बदलती, इंसानों को बदलना पड़ेगा तब कानून लागू होते हैं, वकीलों को बदलना पड़ेगा तब कानून लागू होते हैं, पुलिस वालों और वालियों को बदलना पड़ेगा तब कानून लगेंगे। तो और ये जो दुर्दशा है ये औरतों की दुर्दशा नहीं है, ये हमारे समाज की दुर्दशा है। औरतों के साथ जो समाज करता है वो समाज की बीमारी के बारे में बताता है कि ये कैसा समाज है। और ये बहुत लोगों ने कहा है कि अगर आप किसी समाज के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो देखो कि वो समाज औरतों को कैसे देखता है, कैसे रखता है। और मुझे बहुत दुख होता है कि मैं जिस समाज में हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और इसमें 3.5 करोड़ औरतों को हमने मार डाला पितृसत्ता के नाम पे। कहाँ मारते हैं इसको? पाकिस्तान आके मारता है? नहीं, अपने घरों में हम मारते हैं। कौन से घर? पढ़े लिखे संपत्ति वालों के घर, जो बेटियों को संपत्ति नहीं देना चाहते, जो उनको उनके दहेज देने से डरते हैं। तो दहेज हटाने की इनमें हिम्मत नहीं है, बेटियां मारने की हिम्मत है। और कितनी बेटियां? 3.5 करोड़, मतलब 35 मिलियन औरतें। तो मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कई दफ़ा मुझे लगता है कि यार मैं कैसी देश में रहती हूँ, क्या हालत है। हर 22 मिनट में एक बच्ची का बलात्कार होता है, हर दिन में 2 औरतें किसी न किसी चीज़ से मारी जाती हैं। तो ये दुर्दशा मेरे देश की है, मेरे समाज की है और हम उस दुर्दशा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, खासकर महिला मुद्दों का बहुत सारा काम है, आपने उसको लेकर के एक नया ट्रेंड चलाया, नए तरीके से सोचने समझने की शक्ति दी। आप अपने अनुभव के आधार पे आप कहें तो क्या लगता है आपको कि ये इस समाज में औरतों को लेकर के क्या कुछ बदलाव हुए हैं? चाहे वो उनके रेप को लेकर के हो, चाहे उन पे एट्रोसिटीज़ को लेकर के हो, चाहे वो उनके घर में जो चीज़ें होती हैं या दहेज हत्या से लेकर के बहुत सारे कानून भी बने हैं। हम जानते हैं कि बहुत आसानी से लोग कहते हैं कि दहेज के कानून का दुरुपयोग हुआ, इसी तरह से निर्भया के बाद इतनी बड़ी कमेटी गठित हुई और इतना बड़ा लॉ आया और सारी चीज़ें हुई। पर क्या आपको लगता है कि जो आपके काम का पीरियड रहा है उसमें महिलाओं की स्थिति में कहीं आपको अंतर लगा है? देखो बीबी, जहाँ तक इसका सवाल है कि हमारा कुछ अंतर हुआ है कि नहीं, साफ दिख रहा है। आज यहाँ भी देख लो कितनी औरतें बैठी हैं, इन बच्चियों को देख लो, कहाँ कहाँ से आई हुई हैं। क्या ये 50 साल पहले आ सकती थी यहाँ पर? क्या ये कपड़े पहन के आ सकती थी? तो बदलाव बहुत हुए, जैसा तुमने कहा, कानून बहुत बदले हैं। इसलिए नहीं बदले कि सरकारों ने बदले हैं, इसलिए बदले कि महिला आंदोलन ने चिल्ला चिल्ला कर, मांग कर करके बदला। अभी जो वर्मा कमेटी बनी वो लोगों के चिल्लाने के कारण बनी। आज कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें औरत नहीं है, कोई भी, चाहे वो जहाज चलाने का काम हो, चाहे वो चांद पे जाने का काम हो, चाहे ये जो सारी औरतें बैठी हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है। आज स्कूलों में, कॉलेजेस में, पढ़ाई में लड़कियां अव्वल आ रही हैं, लड़कों से ज़्यादा अव्वल आ रही हैं। आज मर्द भी बहुत सारे हैं जो बदले हैं। आज सुबह ही मैं एक कहानी सुन रही थी, मेरा एक दोस्त है, वो 16,500 किलोमीटर बाइसिकल पे घूम रहा है देश में, 4.5 लाख लोगों से उसने बात की है, काहे के लिए? स्त्री पुरुष समानता के लिए। आज हमारे देश में एक साथ नाम का एक अभियान चला हुआ है, जो लड़के और पुरुष
स्त्री पुरुष समानता के लिए काम कर रहे हैं। हर राज्य में ये लड़के और पुरुष काम कर रहे हैं। तो देखो बदलाव बहुत आए हैं। अब वही है कि आप खाली गिलास को देख लो या आधे भरे गिलास को देख लो। चूंकि मेरा काम है कि एक भी औरत हिंसा की पीड़ित न हो, तो मैं दोनों को देखती हूँ और ज़्यादा मैं देखती हूँ कि गिलास अभी खाली कितना है। क्योंकि अगर हम भरे हुए गिलास के ही गाथाएं गाते रहेंगे और कहते रहेंगे कि भारत माता के सपूतों ने कितना कर लिया, और दूसरी तरफ हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो लड़कियों की संख्या है देश में वो 1911 से लेकर आज तक घटती गई है, बड़ी नहीं, घटती गई है। तो लड़कियों को जिंदा तक नहीं रहने दे रहे। और जो हमारे फिल्में दिखा रही हैं, जो हमारे टेलीविज़न दिखा रहे हैं, एक अच्छा टीवी का सीरियल आएगा तो 99 सीरियल ऐसे बेहुदा आएंगे। एक अच्छी फिल्म आ जाएगी और बाकी फिल्मों में वही शीला की जवानी और बीड़ी जलाई के और फेविकॉल से चिपकाने की बातें बेहुदा, और वो गाने हमारे घरों पे चलते हैं, उस पर ये बच्चियां नाचती कूदती हैं। तो बहुत गड़बड़ है। अगर हम खाप पंचायतों की बात करें या ऑनर किलिंग की बात करें, और मुझे लगता है कि जब हम महिला मुद्दों पे बात करते हैं तो इन पे बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। इन सब के पीछे एक जो बड़ा कारण दिखता है कि प्रेम है ना, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का हक। तो यहाँ ये दो सवाल बनते हैं कि ऐसा क्या है जो अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन लेने पे माँ बाप या हमारा समाज इतना अगेंस्ट हो जाता है। दूसरा, क्या प्रेम करना गुनाह है? ये प्रेम की बात नहीं है, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। ये जाति पंचायतें हैं और वो जाति को नहीं छोड़ना चाहती। अगर लड़के लड़कियां प्यार से शादी करने लगे, जाति के बाहर करने लगे, तो इनकी जाति का क्या होगा, इनकी जाति पंचायत का क्या होगा, इनकी संपत्तियों का क्या होगा। तो ये झगड़े प्यार के खिलाफ नहीं है दोस्तों, ये झगड़े हैं, शादी एक बिजनेस है। अब मेरा बेटा बिजनेस से तो शादी ना करे, 5 करोड़ रुपया लेके दहेज लेके शादी ना करे और किसी दोस्त से शादी कर ले, तो घर वालों का तो दिल टूटेगा ना बेचारों का, वो तो पैसे के लिए कर रहे हैं। और वो ब्राह्मण का बेटा दलित से मोहब्बत करने लग जाए तो ब्राह्मणों की कैसे रहेगी। तो ये जातिवाद को बचाने का तरीका है, मोहब्बत से कोई ऐसी बात नहीं है। ये संपत्ति को बचाने की बातें हैं। और शादी हमारे यहाँ बिजनेस के लिए होती है, शादी हमारे यहाँ पैसे के लेन देन के लिए होती है, शादी हमारे यहाँ पंचायतों के लिए होती है। तो ये मामला थोड़ा और गहरा है। जब तक जातिवाद नहीं मिटेगा, जब तक हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं मिटेंगे, आज हिंदू का लड़का मुस्लिम से शादी करता है तो मुसीबत, मुस्लिम का लड़का हिंदू से शादी करता है, तो जब तक हम एक दूसरे के साथ प्यार से जीना नहीं शुरू करेंगे। और मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे संविधान ने 65 साल पहले कह दिया कि जाति प्रथा संविधान का हिस्सा नहीं है, पितृसत्ता संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये सारी बातें संविधान के खिलाफ हैं। तो मुझे हैरानी होती है कि हमारे कोर्टों ने आज तक इन खाप पंचायतों को बंद करके इनका खात्मा क्यों नहीं किया, क्योंकि वोटें वहाँ से आती हैं। तो ये सारी वोटों की राजनीति है बीवी। औरतों ने कभी अपनी ताकत उस तरह से बनाई नहीं है कि उसकी वोट की इज्जत हो। एक ज़रूरी सवाल जो एज ए मीडिया पर्सन मुझे लगता है, मैं पढ़ती रहती हूँ खबरों को या मैं जब सुनती रहती हूँ तो खुद भी मुझे ये चीज़ बहुत चुभती है, और मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब आपकी तरफ से मेरे मीडिया के साथियों को कम से कम मिले। जब वो लिखते हैं कि फलाने की लड़की फलाने के साथ फुर्र, ठीक है ना, ढिकाने का बेटा ढिकाने की लड़की के साथ भाग गया, है ना, और बहुत सारी चीज़ें वो लिखते हैं, तो उसमें जो एक कंटेंट जब वो लिख रहे होते हैं उसको लिखने के पीछे क्या सोच होती है, और क्या ये भाषा जो है वो इस्तेमाल होना चाहिए। फुर्र हो गई, भाग गई, ठीक है, इस तरह की जो भाषा है वो किसकी सोच को दिखाता है? क्या वो हमारे समाज के सोच को दिखाता है, और क्या ऐसी भाषाएं इस्तेमाल होनी चाहिए? देखो बीबी, पहली बात तो ये जो हमारे मीडिया के लोग हैं, औरतें और आदमी, इसी समाज से आते हैं, उन्हीं कॉलेजेस से आते हैं जहाँ रैगिंग भी होती है, जहाँ हर तरह की बदतमीज़ी होती है। अब एक मशीन पकड़ने से या ये पकड़ने से आपकी सोच बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। फिर आप लोग ये जानते हैं कि आपकी क्या चीज़ बिकेगी, तो आप कुछ चीज़ें बिकने के लिए भी कहते हैं कि किस चीज़ पे आपका
आउटपुट क्या कहते हो, टीपीआर कहते हैं, टीआरपी कहते हैं, टीआरपी कहते हैं, सब टीआरपी के लिए काम हो रहा है, ईमान के लिए काम नहीं हो रहा, समानता के लिए काम नहीं हो रहा। और मीडिया पैसा कमाने का एक साधन बन गया है। मीडिया को चलाता कौन है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते हैं, पैसा कमाने के लिए चलाते हैं। जिस चीज़ की बिक्री होगी, जिस न्यूज़ से सरकार खुश होगी, वो न्यूज़ दी जाती है। अब तुम पता नहीं मेरी बात दिखा भी पाओगी कि नहीं दिखा पाओगी, मगर मीडिया को जैसा तुम चाहती हो, जैसा मैं चाहती हूँ, मीडिया को बदलाव का साधन होना चाहिए। मगर अब जब वो सिर्फ पैसा कमाने का साधन बन गया है, तो कई दफ़ा लगता है कि मीडिया चूक रहा है अपनी जिम्मेदारी में। कमला मैम, एक सवाल मेरा, कई बार मैं जब सोशल मीडिया पे लिखती हूँ तो मुझे लोग ये जवाब देते हैं कि आप औरतों पे क्यों नहीं लिखती, आप इस पे क्यों नहीं लिखती कि औरतें भी औरतों की दुश्मन हैं। मेरे लेखों पे भी जब टिप्पणियाँ आती हैं तो इस तरह की टिप्पणियाँ आती हैं, और मैं जानना चाहती हूँ क्या सच में आपको भी लगता है कि औरतें औरतों की दुश्मन हैं। और मैं गाहे बगाहे जब भी मुझे समय मिलता है उन महिलाओं से बात करने का जो इन मुद्दों पर लिख रही हैं, बोल रही हैं, उनके लिए काम कर रही हैं, तो मैं उनसे ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ। मैं आपसे भी इस बात को पूछूँगी कि क्या ऐसा कुछ है। बीबी देखो, बात ऐसी है, सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में ये खाम ख्याली है, बेकार का ख्याल है कि स्त्री पुरुष बराबरी की लड़ाई स्त्री और पुरुष के बीच में है जी। ये ख्याल ही गलत है। ये लड़ाई लड़कों और लड़कियों के बीच नहीं है, ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा कहती है कि पितृसत्ता बेहतर है, मर्द बेहतर है, औरत कमतर है। दूसरी विचारधारा कहती है कि नहीं, समानता बेहतर है, औरत और मर्द बराबर है। इस दोनों तरफ औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। तो ये बिल्कुल सच है कि औरतों की दुश्मन होती हैं। सास, जो बदनाम सास है, अब सास दो प्रकार की है। वो जवाई वाली सास कभी जवाई से झगड़ा नहीं करती, क्योंकि जवाई वाली सास की तो हिम्मत ही नहीं है, वो तो लड़की की माँ है। ये लड़के की माँ है जो कमबख्त सास बनती है। वो चूंकि लड़के की माँ है, अब वो दूसरी बेचारी जो बहू आई है उसकी ऐसी की तैसी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसके दिमाग में भी पितृसत्ता बैठी हुई है। वो बेचारी पूरी उम्र पिटती रही बहू होने के नाते, तो आज उसे ये चाहिए था कि कम से कम किसी और औरत को दुख ना दे। लेकिन वो इंसानों में कुछ में ये होता है कि मैंने जितनी मार खाई मैं किसी और को मारूं, तो वो बेचारी घटिया औरत है। अब पुरुषों ने हमारा बहुत साथ दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर औरत नहीं थे, पेरियार औरत नहीं थे, बुद्ध जिन्होंने 2500 साल पहले महिलाओं को अपने संघा में आने का, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मुसलमान औरतों को जो हकूक़ दिए वो किसी और धर्म ने आज तक नहीं दिए, तो ये सब मर्द थे। तो ये चीज़ औरत और मर्द के बीच की नहीं है, ये है हमारे सोच की, विचारों की। तो जिन औरतों के विचारों में पितृसत्ता भरी हुई है, जो करवा चौथ कर कर के अपने पतियों को बचाती हैं और सिंदूर धर धर के पतियों की मार खाती रहती हैं, अब वो उन बेचारियों से आप और क्या उम्मीद कर सकती हैं? वो पितृसत्ता से ही आई हैं। ये पितृसत्तात्मक कुएं से उन्होंने भी पानी पिया है जो उनके मर्दों ने पानी पिया है। अब हमें नारीवादी कुएं बनाने हैं, उन सब को नारीवाद के घुट पिलाने हैं ताकि वो समझें कि पितृसत्ता का नुकसान औरत को भी हो रहा है, मर्द को भी हो रहा है, दोनों को हो रहा है। दोनों मर रहे हैं इसमें। मर्द को रोने नहीं दिया जाता, मर्द को ये नहीं कहने दिया जाता कि मुझे डर लग रहा है। मर्द इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, इसीलिए ज़रा सी झगड़ा होता है उसका और वो गोली मार देता है। एक लड़की से प्यार करता है, लड़की मना करती है, उसके ऊपर एसिड फेंक देता है। ये तो मेंटली सिक हो गए, और ये ऐसे पैदा नहीं हुए थे, इनको पितृसत्ता ने पाप वो किया है। अब आज हमारे लड़के अपनी बहनों की चौकीदारी करते रहते हैं कि जा बेटा इसको बस स्टैंड पे छोड़ आ, जा उसको स्टेशन से ले आ। कल आपकी बेटी आज़ाद हो जाएगी तो ये अपना काम कर सकेगा। आज आपका बेटा म्यूज़िक करना चाहता है, आप उसको म्यूज़िक नहीं करने देते कि नहीं तेरे को अपने बाप की किराने की दुकान चलानी है। उसकी बहन कहे कि पिताजी आपकी दुकान मैं चला दूंगी, भैया को म्यूज़िक करने दो। तो भैया भी आज़ाद, बहना भी आज़ाद, परिवार
खुशहाल। तो ये थी कमला भसीन। इनके बातों में बहुत साफ गोई होती है, बहुत महीन, बहुत बारीक अंतर से समझाती हैं कि औरतें ही औरतों के दुश्मन नहीं हैं, या पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं खड़े हैं बल्कि साथ खड़े हैं। समस्या की जो जड़ है वो पितृसत्ता है, और पितृसत्तात्मक रवैया महिला में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली।